Good morning, student. Myself Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. This video for class 7th, chapter 10, respiration in organism. इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिज्म में होने वाली श्वसन रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया के बारे में आपको बताएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेकेंड पॉइंट ह्यूमन बीइंग में कैसे रेस्पिरेशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, केमिकल प्रोसेस कैसे होती हैं। फिर बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कितने प्रकार की रेस्पिरेशन होते हैं। रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में होता है लेकिन अदर में होता है तो कैसे होता है उसके बारे में भी बताएंगे। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और लास्टली हम प्लांट्स के बारे में रेस्पिरेशन का डिस्क्रिप्शन देंगे। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे और का डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स गो स्टार्ट। Riya joined yoga classes. The children were asked to Anulom Vilom Pranayam by the yoga teacher. Do you know how beneficial this pranayam is? Find out. आपने सुना होगा और देखा भी होगा, और प्ले जो अब आप गेम खेलते हैं कभी भी तो देखा होगा या टीवी पर बाबा रामदेव या अदर जो योगा करने वाले मास्टर होंगे वो आपको सिखाएंगे कि कैसे योगा अनुलोम विलोम करते हैं, कैसे प्राणायाम करते हैं, है ना। आप जानते भी हैं कि अनुलोम विलोम में एक नोस्ट्रिल के वन पोर्शन को हम क्लोज कर देंगे और दूसरे से हम क्या इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, है ना। और फिर एक्सहेलिंग के लिए हम दूसरे अदर नोस्ट्रिल को ओपन करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से अनुलोम विलोम की प्रोसेस होती है। चलिए अब हम बात करेंगे ऑल ऑफ अस ब्रीथ इन एयर। हम सभी क्या करते हैं, हवा में सांस लेते हैं। एनिमल एंड प्लांट आल्सो ब्रीथ, जी जो एनिमल भी हैं और प्लांट्स भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऑल लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर प्योर एयर टू स्टे हेल्दी। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए शुद्ध हवा जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन एयर इन डिफरेंट वे। देखो जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो सब एयर मतलब ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन उनका माध्यम और उनका तरीका कुछ कैसा होता है, डिफरेंट होता है ना। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, एलिफेंट, लायन, सो ऑन टेक एयर इन थ्रू देयर माउथ एंड नोज, है ना। प्लांट कैसे करते हैं, प्लांट एक्सचेंज एयर थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसल एंड रूट हेयर, है ना। लेट अस गो थ्रू वेरियस वे ऑफ ब्रीथिंग एयर इन एंड आउट विच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज। और कुछ जीवों के बारे में भी आप खुद निकाल के बताइए कि कौन कैसे सांस लेते हैं, जिसको आपने देखा होगा सांस लेते हुए, जैसे फिश, क्रोकोडाइल, स्नैक, है ना, अर्थवॉर्म्स, फ्रॉग, इन सभी के बारे में आप सोचिए। ऑल लिविंग बीइंग organisms require energy to perform various functions such as digestion, excretion and reproduction. सभी जीवित जीवों में क्या बहुत से फंक्शंस होते हैं, बहुत से काम होते हैं, जैसे डाइजेशन भोजन को पचाना, एक्सक्रीशन बाहर निकालना मतलब वेस्ट पदार्थ, एंड रिप्रोडक्शन और अपने जैसे संतान उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ऑल वी नो दैट ऑल सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सेल्स होती है, जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है, वो फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, है ना। द फूड दैट बी कंज्यूम इन डाइजेस्टेड इन द बॉडी, जो हम भोजन खाते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा पचा लिया जाता है। बाई ब्रेकिंग इट डाउन, इसको तोड़ करके
सरल फॉर्म में तोड़ करके हम भोजन को जटिल करके खाते हैं ना। कई मिक्स चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें फैट होता है, उसमें शुगर होती है, उसमें ग्लूकोज होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें विटामिन होते हैं, तो सभी को हम एक साथ खाते हैं। बट जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वो उसको डिवाइड करके अलग अलग डिब्बे में डालते जाते हैं, है ना। जब कभी हम कोई चीज़ किसी को जमा करने जाएं तो वो क्या करते हैं, जैसे दुकानदार से हम कुछ लेने जाएं तो वो जैसे उसके पास यदि हम अपना अनाज देते हैं तो वो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग डिब्बों में रखता है उनको, है ना। और अलग अलग कैटेगरी अलग अलग रेज में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रखता है। जैसे जो भी चीज़ आपको चाहिए वो तुरंत सामने से उठा के दे देगा, वो पहले उनको ढूंढेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इसी तरह से अलग अलग पोर्शन और अलग अलग पार्ट्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू हमारे भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है और उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। और जिससे तोड़ने के लिए हमें हवा की भी ज़रूरत होती है, इसको रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है तोड़ने के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन बाय सेल, सेल के द्वारा ली गई ऑक्सीजन फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए, एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए, such as carbon dioxide and water, is called respiration. The complete process of respiration is divided into two parts: external respiration and internal respiration. अब एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है? देखो, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन मतलब श्वसन, बाहरी श्वसन क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन आल्सो कॉल्ड द ब्रीथिंग, in which we breathe in oxygen rich air into lungs and breathe out carbon dioxide rich air, CO2। मतलब एक्सटर्नल वो होता है कि जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यही केवल एक्सटर्नल कहलाता है ना। तो इनहेलिंग मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, इनहेलिंग कहलाता है। और एक्सहेलिंग एक्सहेलन एक्सलेशन कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, है ना। चलिए अब हम जैसे देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। टू शो हाउ एसेंशियल ब्रीथ इज़ फॉर अस, कि हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी होती है। प्रोसीजर: अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स, होल्ड योर ब्रीथ बाय क्लोजिंग योर माउथ। आप अपने मुंह को बंद करेंगे, और ये किसके सामने करेंगे? आप अपने पेरेंट्स के सामने करेंगे, है ना। यदि आप ये प्रोसेस कभी स्कूल में मत करेंगे, क्योंकि अब ख़तरनाक भी हो सकती है कभी कभी। जो बच्चे वीक होते हैं, है ना, जिनकी कैपेसिटी स्ट्रांग नहीं होती है, जिनमें पावर स्ट्रांग नहीं होती है ना, वो इसको ना करें, इस एक्टिविटी को। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो अपने मुंह को बंद किया जाता है ना। और अपनी क्लोज को, नोस्ट्रिल को अपने हाथ से पकड़ करके बंद किया जाता है। होल्ड द ब्रीथ ऑफ मैक्सिमम 10 और 15 सेकेंड, और इवन लेस इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड। मतलब जब आप नाक बंद करेंगे तो आप क्या करेंगे? अंदर से घुटन होने लगेगी, है ना। सफोकेटेड 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 तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कौन? ऑक्सीजन। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये इसने अपने नोज़ को क्लोज़ कर रखा है और माउथ को भी क्लोज़ कर रखा है, और कितनी देर तक बंद कर सकते हैं ये रेट निकालना है। इन्फ्रेंस: वेयर यू फीलिंग नॉर्मल फॉर द होल टाइम? नो। क्या आप नॉर्मल आप अपनी नोज़ को बंद करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। बिकॉज ब्रीथिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड इट एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है 1 मिनट में जितनी हम सांस ले सकते हैं, जितनी बार, वो आपकी क्या कहलाती है? ब्रीथिंग रेट। समझ गए?
अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखेंगे कि सोते समय आपकी ब्रीथिंग रेट कितनी है, चलते समय आपकी ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, रनिंग के समय 5 मिनट दौड़ करके देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कितनी रेट है, कितनी ब्रीथिंग रेट है आपकी। आफ्टर साइकिलिंग, साइकिल चलाने के बाद अपनी चेक कीजिएगा कितनी रेटिंग आ रही है 1 मिनट में। आफ्टर एक्सरसाइजिंग 15 मिनट, एक्सरसाइज करने के 15 मिनट बाद आप अपनी चेक कीजिए ब्रीथिंग रेट, है ना। अब एक्टिविटी 10.3, एक्टिविटी 10.3, इसमें गोल क्या है? इसका गोल ये है कि टू शो दैट द एयर बी ब्रीथ आउट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये देखना है कि हमारी जो ऑक्सीजन हमारे मुंह से निकलने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता करेंगे? इसके लिए प्रोसीजर है, टेक अ ग्लास, है ना, विद अ लिटिल लाइम वाटर। इसमें चूने का पानी लेंगे हम थोड़ा सा। क्या लेंगे? चूने का पानी। कौन सा पानी? चून, जिसमें कलई होती है ना, लाइम वाटर जिसे बोलते हैं। एंड ब्रीथ आउट इनटू इट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। आप इसमें छोटे से पतले से पाइप के थ्रू इसमें आप फूंक मारेंगे। जब आप फूंक मारेंगे तो आपके मुंह से कौन सी निकलती है गैस? CO2, लेकिन आपको भी पता नहीं है। द लाइम वाटर टर्न मिल्की। जब आप फूंक मारेंगे ना तो वाटर जो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? दूधिया रंग हो जाएगा पानी का, है ना। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो मुंह से निकलने वाली गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मेक लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारे अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? लाइम वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर मिल्की बना देते हैं, उसको दूधिया रंग हो जाता है। दिस सो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन CO2। इसका मतलब ये होता है कि जो हम सांस छोड़ते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल देखो, एक्सटर्नल मतलब अंदर लेना और छोड़ना, ये एक्सटर्नल हो गया। अब इंटरनल में, इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, इन विच द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, जिसमें हम जो ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के दौरान, इनहेलिंग के थ्रू, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल, सभी सेल्स में जाती है वो। इन द सेल ऑक्सीजन ब्रेक डाउन, और ऑक्सीजन क्या होती थी? टूटती है। फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, फूड के थ्रू ऑक्सीजन टूटती है और किस में क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है फॉर लिविंग थिंग्स टू मूव, ग्रो एंड डू ऑल अदर एक्टिविटीज़। इसलिए ऑक्सीजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेशन में, है ना। सो इंटरनल रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक फॉर्मूले से आपको समझा सकते हैं। इट इज़ स्लो प्रोसेस, यह कैसी होती है? स्लो होती है। एंड टेक प्लेस ओनली इन द लिविंग बीइंग, यह केवल लिविंग बीइंग में ही कंडक्ट होती है। यह प्रोसेस होती है कि सबसे पहले जो हम भोजन लेते हैं उसमें क्या होता है? ग्लूकोज, और जो सांस लेते हैं उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, 3 चीज़ें बनाते हैं। ग्लूकोज हमने कैसे लिया पता है? ग्लूकोज को हम भोजन के थ्रू,
ऑक्सीजन को हम ब्रीथिंग के थ्रू, अब ये दोनों चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं जो हम छोड़ते हैं, इसके साथ पानी बनाती हैं और इसके साथ एनर्जी देती हैं। ये दो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है मैकेनिज्म के लिए कि ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है ना, समझ गए। तो इंटरनल रेस्पायरेशन और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, अंडरस्टूड। एक्सटर्नल में केवल इनहेलिन और एक्सेलिन करना है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना है और CO2 को बाहर निकालना है, ये चीज़ होती है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में। और इंटरनल में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो सभी सेल्स तक जाती है और भोजन के साथ मिल करके, फूड मतलब ग्लूकोज के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है, अंडरस्टूड। हम थोड़ा सा एक डिफरेंट और देख लें, ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में क्या अंतर है। तो देखो, ब्रीथिंग में प्रोसेस होती है जो फिजिकल प्रोसेस होती है ना, जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। लेकिन रेस्पायरेशन में एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्साइडेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जैसे कि आप एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ये हो गया ब्रीथिंग और इंटरनल ये हो गई रेस्पायरेशन, ओके। अब देखो स्टेप कैसे होते हैं, इनहेलिन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसमें इनहेलेशन में ब्रेकिंग डाउन फूड, रिलीजिंग एनर्जी एंड एक्सहेलेशन दोनों होते हैं, लेकिन इसमें इनहेलेशन में भोजन टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड पॉइंट है नो एनर्जी इज रिलीज्ड ब्रीथिंग में, लेकिन रेस्पायरेशन में एनर्जी मिलती है। ऑर्गन इन्वॉल्व, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, देखो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व ऑर्गन रेस्पायरेटरी सिस्टम ओनली, लेकिन जो रेस्पायरेशन में होती हैं टेक प्लेस इन सेल ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना। ऑर्गन इन्वॉल्व, जैसे ब्रीथिंग में हम कहें ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है नॉस्ट्रिल, है ना, और फिर इसमें होते हैं लंग्स। लेकिन रेस्पायरेशन में क्या होती हैं, सेल्स, है ना, ऑर्गेनिज्म ऑल द बॉडी, जो सभी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ब्रीथिंग में कोई एंजाइम प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन रेस्पायरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो रेस्पायरेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, सबसे पहले देखो आप इस स्ट्रक्चर को देखिए कि नोजल कैविटी होती है, नोस्ट्रिल होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, लेरिंग्स होती है ना, एपीग्लोटिस होता है, ट्रैकिया जिसे विंड पाइप बोलते हैं। इसमें दो ब्रोंकी होती हैं लंग्स की, एक राइट मेन ब्रोंकी और एक लेफ्ट ब्रोंकी, जो डायफ्राम से लंग्स होते हैं टू, राइट एंड लेफ्ट। और इसके यह किससे, रिबकेज से ढका रहता है, यानी रिबकेज से कवर्ड रहते हैं, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग हैव एक्ट ए सेंस ऑर्गन हेल्प इन रेस्पायरेशन, दीज ऑर्गन आर नोस्ट्रिल, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। कितनी चीज़ें देखो पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब कितने ऑर्गन्स काम करते हैं, नोस्ट्रिल, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, जो आपकी ब्रीथिंग में रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नोस्ट्रिल जो नाक होती है, अब नाक कैसी होती है, नाक की बनावट इस तरह से होती है कि आपके अंदर नाक में कोई कचरा ना चला जाए। यदि वो कचरा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं डस्ट पार्टिकल, वो नोस्ट्रिल में रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा चिपचिपा ल्यूमिनस टाइप का एक गम जैसे गोंद होती है ना, इस टाइप में एक
सब्सटेंस होता है वो बालों पर रहता है। हमारे जो नोज हेयर होते हैं ना, इसलिए देखा होगा नाक में छोटे छोटे से हेयर पाए जाते हैं। ये हेयर जो है ना छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं, है ना, और हमारे लंग्स तक प्योर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नॉस्ट्रल के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स से जैसे हम क्या बोलते हैं, टैटुआ दबा, टैटुआ बोला जाता है लैरिंग्स। फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है हमारे कानों के नीचे से लगा हुआ पार्ट होता है। पहले तो नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल, फिर नोजल कैविटीज़, फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, जिसमें हवा आती जाती है। इस विंड पाइप में हवा के अलावा कुछ भी नहीं जाता है। यदि कभी, इसलिए तो कहा जाता है कि खाने के वक्त या कुछ पीते वक्त हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल, कुछ क्वांटिटी में जो फूड सब्सटेंस होते हैं या वाटर सब्सटेंस अदर, यदि विंड यानी विंड पाइप यानी ट्रैकिया में चले जाते हैं तो हमें खांसी उठने लगती है, ठसका आ जाता है। इसीलिए तो यह ठसका तब तक आता है जब तक कि ये पूरी तरह से साफ ना हो जाए उस ट्रैकिया में से, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बक्कल कैविटी। क्वेश्चन क्या है, सावधानी। बक्कल कैविटी एंड द नोस्ट्रल जॉइन टू सिंगल ट्रैक। बक्कल कैविटी होती है जो हम भोजन लेते हैं, जहाँ से भोजन के लेने की जगह होती है बक्कल कैविटी, और नॉस्ट्रल जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए सिंगल ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। जबकि कहते हैं कि दो रोड मिलकर के जब एक ही रोड पर पहुंच जाते हैं तो उस जो एक प्रकार का ब्रिज का काम करते हैं, तो उस पर थोड़ा स्लो और आराम से निकलना चाहिए यार, संभल कर चलना चाहिए, केयरफुली। क्यों? क्योंकि यदि वहाँ पर घटना हुई ना तो पूरा जो कम्युनिकेशन है टूट जाएगा। इसलिए बॉडी का इस प्रकार से जैसे कम्युनिकेशन टूटा तो बॉडी खत्म। इसीलिए तो कहते हैं कि संभल कर खाओ, संभल कर पियो, खाते वक्त बात मत करो, है ना। वाई डू वी स्नीज, हमें जुकाम क्यों हो जाता है? तो हमारे चारों ओर बहुत सारे कई प्रकार के अनचाहे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें स्मोक, डस्ट, है ना, पॉलन एट्सेट्रा। व्हेन बी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, द पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नोजल कैविटी, वह हमारे नाक में उपस्थित बालों में चिपक जाते हैं। हाउएवर समटाइम दीज पार्टिकल में गेट पास थ्रू द एयर इन द नोजल कैविटी, कभी कभी यह नोजल कैविटी से भी निकल जाते हैं। Then they irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expel these foreign particles from the inhaled air and the dust free clean air center our nose enter our body। इसलिए तो ये जब लंग्स पे जाते हैं तो लंग्स से वापस हमारी नोज में क्या उत्पन्न करते थे, स्नीजिंग, हमें छींकें आती हैं। जब हम कोई भी अनवांटेड पार्टिकल नाक में पहुंच जाए हमारे नोज़ हेयर में, तो वहाँ जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जब हैवी होने के बाद नोज़ में उसको हेयर, जो नोज़ हेयर होते हैं उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें क्या आ जाती है, छींक, और हम उन सबको बाहर निकाल देते हैं पार्टिकल्स को। इसलिए तो कहते हैं छींक आने पर इतनी ज़ोर से पार्टिकल्स रूम में फैल जाते हैं जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, है ना। इसलिए तो आजकल मास्क पहना के निकलना पड़ता है हर जगह, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। अब लेरिंग्स की बात करें, द नोजल कैविटी लीड टू फेरिंग्स एंड फ्रॉम द फेरिंग्स एयर पास अ रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लेरिंग्स। इस तरह से लेरिंग्स बनता है। द ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स इज guarded by the epiglottis. The larynx produce sound and it also called the voice box.
जो लेरिंग्स होता है वो क्या करता है, आवाज़ बनाता है, हमारे मुंह के निकली हुई आवाज़ है ना, लेरिंग्स में हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं लेरिंग्स के थ्रू। यदि लेरिंग्स में कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है तो हमारा गला बैठ जाता ना, तो लेरिंग्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लेरिंग्स में कभी कभी भारीपन हो जाता है, जो मिनरल्स होते हैं या ज़्यादा ज़ोर से बोलने पर ये बैठ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हवा का जो रुख होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमारी आवाज़ स्लो निकलती है ना। अब हम बात करें ट्रैकिया, जैसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। फ्रॉम द फेरिंग्स एंटर द ट्रैकिया, एयर एंटर द ट्रैकिया, विंड के फेरिंग्स के थ्रू हवा क्या करती है, एंटर करती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज अ फॉर्म ऑफ रिंग मेड ऑफ कार्टिलेज। जो ट्रैकिया होता है एक पाइप की तरह होता है, विंड पाइप बोलते हैं जिसे हम, जो कार्टिलेज का बना होता है। इट एक्ट एज ए passage of air. It is also windpipe. The trachea get divided into two branches called bronchi. जो ट्रैकिया होता है दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। जो ब्रोंकियाई होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, एक तरफ तो ट्रैकिया से होती है और अदर साइड नीचे की साइड लंग्स से, जिसमें लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स से कनेक्टेड होती है। ईच ब्रोंकियाई कॉल्ड ब्रोंकस। दो होते हैं तो ब्रोंकियाइस बोला जाता है, ब्रोंकी, और जब एक होता है सिंगल तो उसको ब्रोंकस बोलते हैं। विच एंटर इनटू अ लंग्स, जो किस में एंटर करती हैं, लंग्स में। वी हैव टू लंग्स, हमारे हार्ट के ऊपर तो लंग्स होते हैं, हमारे रिबकेज में है ना। द ब्रोंकस दैट enters into the lungs further divided into many branches called bronchioles. लंग्स में इंटर करने के बाद ब्रोंकियोल्स में इंटर करते हैं। ब्रोंकियोल्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, लाइक हनी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं, जिनमें शहद जैसा ब्लड भी भरा होता है और ऑक्सीजन भी भरी होती है, जिसे ब्लड को ऑक्सीडेटेड किया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड को ऑक्सीडाइजेटेड किया जाता है ना। लंग्स में ही होते हैं ये चीज़ें, ब्रोंकियोल्स। एयर सैक, एयर पोर, एल्वियोलाई बोला जाता है, जिसे हम एयर सैक भी कहते हैं, एयर पोल भी बोलते हैं, है ना। छोटे छोटे हवा के होल, एल्वियोलाई बोल सकते हैं। वियर द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। और जो ब्लड होता है, डाईऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीडाइजेटेड होकर बॉडी में पुनः रिटर्न हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होती है इनहेलिंग की जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 में, और वो बाहर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लंग्स आर मेड अप ऑफ 300 मिलियन सेल्स। 300 मिलियन सेल्स से बने होते हैं कौन, लंग्स। एल्वियोलाई विच आर कनेक्टेड टू ब्लड वीजल, जो ब्लड वीजल्स होती हैं जिसमें रक्त वाहिकाएं बोला जाता है, जैसे ब्लड वीजल जिसमें ब्लड आता है ना। द ऑक्सीजन रिच एयर, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, दैट बी ब्रीथ इन रीच एल्वियोलाई थ्रू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से जाते हैं। द एल्वियोलाई एक्सचेंज गैस विद ब्लड वेसल, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एग्जिस्टेड थ्रू द सेम पाथ टेकन बाई ऑक्सीजन रिच एयर दैट इज इनहेल्ड। इसका मतलब जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो मैं आपको बता दूं, देखो जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसके अंदर जैसे एक प्रकार का ये लंग्स होता है ना। इस मान लीजिए ये लंग्स है ना। अब इस लंग्स में इस तरह के छोटे छोटे से एल्वियोलाई सेक होते हैं, है ना, जिनमें ब्लड होता है। ये जो ब्लड दिख रहे हैं इसमें, इसके ये ऑक्सीजनेटेड होता है यहाँ से ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होता है इन रेड के थ्रू। जो रेड देख रहे हैं ना,
एल्वियोलाई सेक होते हैं रेड में, और इसमें पिंक, जो पिंक दिख रहे हैं पिंक कलर में, वो क्या है, पल्मोनरी वेन होती हैं रेड में, और ब्लू सॉरी पिंक कलर में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं ना ऑक्सीजन का, है ना। तो आप समझ गए किस प्रकार से ऑक्सीजन का चेंजेशन होता है। और आपको इससे रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटर्न मतलब एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होना। व्हेन इनहेल एयर रीच द एल्वियोलाई, जब ऑक्सीजन ली जाती है तो ब्लड ऑफ द कैपिलरीज के थ्रू, जो ब्लड होता है कैपिलरीज, सो द ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द ब्लड। जो ऑक्सीजन क्या होती है, मूव करती है एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ, है ना। विच कम्बिन विद द रेड कलर पिगमेंट इन द ब्लड, जो ब्लड को क्या करता है, रेड कर देता है, कौन, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन टू द ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है ब्लड, है ना। इन द लंग्स द ब्लड कैपिलरीज हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड दैट द एल्वियोलाई एयर, सो कार्बन डाइऑक्साइड diffuse from the blood in the capillaries to the air in the alveoli, which is the sent out the body when the air is exhaled। इस तरह से, जैसे कि आपको एक डायग्रामेटिक रूप से ये जैसे कि ये ब्लड आया बॉडी से, है ना, और ये लंग्स में, इस तरह की लंग्स हैं, तो इनमें नीचे की तरफ इस तरह से, इस पोर्शन में इस तरह के एल्वियोलाई सेक होते हैं, सेक। तो इस तरह से ये जब ब्लड इसमें मिलता है तो जो ऑक्सीजन आती है वो भी इसी में आ जाती है। जो ऑक्सीजन आती है तो वो ऑक्सीजन इस तरह से आती है, और जब वो ऑक्सीजन इस तरह से आती है तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है ना। ये कौन सा ब्लड है, मान लीजिए ये वाला ब्लड है इम्प्योर, है ना, डीऑक्सीजनेटेड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद यहाँ से CO2 रिटर्न हो जाती है। इस तरह से हम समझ पाते हैं कि जब यहाँ से ऑक्सीजन आती है तो इस ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड प्योर होकर के इधर बॉडी में रिटर्न हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो इसके थ्रू बाहर हो जाती है ना। और जो बॉडी से आने वाला ब्लड होता है वो इधर से ऐसे मुड़कर ऐसे चला जाता है, और ये ऑक्सीजन इस तरह से आती है, इस तरह से चली जाती है। तो इस तरह से एक्सचेंज होता रहता है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में। अब डायाफ्राम की बात करते हैं, तो डायाफ्राम क्या होता है। डायाफ्राम जो छाती, हमारी चेस्ट से लगा हुआ पार्ट्स होता है, एक फ्लोर की भांति काम करता है ना। लंग्स को कवर किए हुए रहता है। द एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन, जो पूरे जब जैसे ही लंग्स एक्सपोज होते हैं, यानी एक्सपेंशन होता है तो वो फैल जाता है, और कंस्ट्रक्शन होता है तो वह सिकुड़ जाता है ना। तो इस तरह से काम करते हैं डायाफ्राम, है ना। डायाफ्राम आपको दिखा होगा, यहाँ देखो, जैसे ये रेड कलर में दिख रहा है ना डायाफ्राम, ये दिख रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन। तो ये इस तरह से यहाँ से ऐसे यहाँ से इस तरह से काम करता है।
जब सिकुड़ता है तो ये छोटा पड़ जाता है और फैलता है तो इस तरह से बड़ा हो जाता है। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, बोथ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग आर कंटिन्यूस प्रोसेस। यह दोनों कंटिन्यूस प्रोसेस होती हैं बिल्कुल, थ्रू विच आवर बॉडी एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग इनहेलेशन और डायफ्राम मूव डाउनवर्ड टूवर्ड द एब्डोमेन। एब्डोमेन जानते हैं, पेट होता है। द रिब मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो रिब होती हैं, रिब्स के जो जिससे लंग्स कवर रहते हैं ना, एक जाल के जैसे। The space in the chest cavity increase and there rushes into the lungs. On the average, lungs of the adult can hold up the 6 liter of air, है ना, कितने लीटर हवा को पंप होल्ड रख सकते हैं? 6 लीटर हवा को रख सकते हैं, लंग्स सोख सकते हैं, है ना। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, बाहर निकालने के समय, हवा का मतलब CO2 निकालने के वक्त, डायफ्राम एंड द रिब मूव्स टू देयर इनिशियल पोजीशन। द डायफ्राम मूव अप while the rib cage toward and inward. The chest cavity reduces in size and air is pushed out from the lungs. जब हवा बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं लंग्स और डायफ्राम ऊपर की तरफ हो जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। इस फिगर में आपको इनहेलिंग की प्रोसेस होती है ना। एक्सपेंड हो जाते हैं, क्या एक्सपेंड हो जाते हैं? लंग्स। तो डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। और इस प्रोसेस में जब इन एक्सेलेशन होता है, तब जो गैस होती हैं बाहर निकल जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लंग्स में, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है ना। तो ये डायफ्राम का इतना डिफरेंट होना यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। चलिए, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 10.4। 10.4 में क्या देखना है हमें कि टू शो द रोल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डायफ्राम इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में डायफ्राम का क्या रोल होता है ना। मटेरियल रिक्वायर्ड वाइड माउथेड प्लास्टिक बॉटल, जो चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक बॉटल होनी चाहिए। 2 बलून, 2 बलून होने चाहिए। बाई शेप प्लास्टिक ट्यूब, जिसका ऐसा शेप हो कि एक नली में से 2 पार्ट हो जाएं, ऐसी बाई शेप प्लास्टिक ट्यूब होनी चाहिए। फिक्स्ड इन रबर कॉर्क, इसमें क्या होनी चाहिए? रबर की कॉर्क होनी चाहिए। थिन रबर शीट, एक छोटी सी रबर की सीट हो, थ्रेड और धागे हो। प्रोसीजर, टेक अ वाइड, जैसे कि आप इस फिगर में इसमें देख रहे हैं, है ना। तो ऊपर से जिस तरह से मुंह पे क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे कॉर्क लगी होनी चाहिए कस के, और ऊपर एक नली जाती है जो बाहर से ओपन हो, और नीचे क्या हो? बलून। 2 इसमें बलून होते हैं। अब जब हम नीचे से इसको खींचेंगे इस तरह से, तो इसकी जो हवा होगी क्या होगी? बाहर इधर खींचेगी तो बाहर की जो हवा होगी वो खींच के चली आएगी डायफ्राम की। तो डायफ्राम जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा, है ना, तो डायफ्राम जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो ये लंग्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे, है ना, फूल जाएंगे। और जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो जो लंग्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाहर एयर बाहर निकल जाएगी। और जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो एयर एंटर करेगी। इस तरह से डायफ्राम का वर्क दिखाई देता है ना। चलिए, अब एक्टिविटी 10.5 में देखें, मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विद द मेजरमेंट टेप ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे कभी डिफेंस से रिलेटेड कोई भर्ती होती है जॉब के लिए, तो लोग पहले तो अपनी चेस्ट की
चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। कैसे कि उसको टैप से, इंची टैप से मापते हैं विदाउट एक्सपेंशन में, और जब एक्सपेंड करते हैं तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, है ना। इस तरह का रूल होता है कि 80 सेंटीमीटर तो नॉर्मली होना चाहिए, और जब एक्सपेंडेशन की बात आए, फुलाने की बात आए, कहते छाती फुलाओ, तब ये 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो जाता है। अब टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक में जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और फूड की। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो जो ग्लूकोज हम भोजन करते हैं ना, तो उसमें ग्लूकोज होता है फूड में, तो फूड में से ग्लूकोज निकल के, ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और वाटर भी निकालता है और एनर्जी ऑक्साइडेट रिलीज करता है ना। मान लीजिए हमारे पास फूड, स्टोर्ड फूड को हमने अपने खाना खाया और कुछ समय के बाद हम काम करने लगते हैं, तो इतना काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? एरोबिक रेस्पायरेशन से। क्यों? क्योंकि हम जिसमें सांस भी लेते जाते हैं, ऑक्सीजन भी लेते जाते हैं, और ऑक्सीजन लेने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है, जिससे हम काम करने में हमें आसानी होती है। अब एनाएरोबिक रेस्पायरेशन की बात करते हैं। तो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप द ग्लूकोज इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यह प्रोसेस किस में होती है? सेलुलर सेल्स में होती है एनारोबिक। कैसे होती है? जब हम काम करते हैं तो मसल्स हमारी मूव करती हैं ना, और मसल्स में क्या होती हैं? छोटी छोटी सी सेल्स। सेल्स क्या करती हैं? ग्लूकोज को तोड़ती हैं एब्सेंस में, किसकी? ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, तो क्या निकालती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अल्कोहल से धीरे धीरे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, जो हमारे बॉडी में क्या उत्पन्न करता है? थकान, है ना। जब हम काम करते हैं तो कहते थक गए। अब कोई भी काम करने के बाद थोड़े समय के लिए हम रेस्ट लेना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी है जो होती है, मसल्स में लैक्टिक एसिड स्टोर होने लगता है, जो हमारी बॉडी को थका देता है ना। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, अल्कोहल और एनर्जी रिलीज करता है। इस स्थिति में ईस्ट जो होता है, ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है छोटा सा, जो कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसके लिए बियर मतलब जो वाइन होती है ना, एंड वाइन बाई फर्मेंटेशन के थ्रू, जैसे कोई चीज़ को हम सड़ा करके उसमें से निकालते हैं, या उसमें बैक्टीरिया या ईस्ट प्रोड्यूस करने के बाद ईस्ट उसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं, उसको बदल देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू फॉर्म एल्कोहल। ग्लूकोज से क्या बनता है? एल्कोहल बन जाती है। इसी तरह से हम ग्लूकोज को ईस्ट के थ्रू वाइन में कन्वर्ट करते हैं, जो वाइन आती है इसी तरह से बनाई जाती है कहीं कहीं पर, हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। अब एनाएरोबिक रेस्पायरेशन का एक एग्जांपल है, जैसे रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। कैसे? जब वो दौड़ता है, फिजिकली एक्टिविटी करता है, तो उसमें क्या होता है? क्रैम्प आ जाते हैं इन लेग्स और मसल्स में। क्रैम्प मतलब थकान, है ना। तो उससे क्या होता है? थकान आने पर जो सेल्स होती हैं वो लैक्टिक एसिड कलेक्ट करती हैं ना, और जिसको हम बॉडी को यदि गर्म सेकेंगे, गर्म कपड़े से, गर्म वस्तु से उसको सेकेंगे तो वह ठीक हो जाती हैं। तो ये एक एनाएरोबिक रेस्पायरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस किसमें? बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक। रोल ऑफ ऑक्सीजन का रोल क्या होता है एरोबिक और एनाएरोबिक में? ऑक्सीजन ज़रूरत होती है, एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू फूड, तो एरोबिक में कंप्लीट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है और वाटर में, जबकि इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। एनाएरोबिक में
क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है और अल्कोहल भी बनता है। इफेक्ट्स ऑफ सेल, सेल पर क्या इफेक्ट्स होता है, यह हार्मलेस होता है, यह एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो हार्मलेस, इसमें कोई हानि नहीं होती। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, साइड इफेक्ट एनिमल एंड टॉक्सिक इन प्लांट्स, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं एनारोबिक में। रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा। अब हम बात करते हैं अदर जीव, अदर ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है। जो अमीबा होता है इसकी जनरल बॉडी, ये बॉडी सरफेस से, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एसेटा यूज सेल मेम्ब्रेन, किसका यूज़ करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, है ना, सेल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं मोस्ट स्किन से भी कुछ जीव वो करते हैं, क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। जैसे अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग, तो देखो फ्रॉग तो दोनों से करता है, लंग्स से भी ज़रूरत पड़ने पर और स्किन से भी, क्योंकि यह वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है और यह लैंड पर भी सर्वाइव कर सकता है। और जो अर्थवॉर्म होती है वो स्किन से ही केवल रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। अब हम बात करते हैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच में क्या होता है, स्पेरिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेरिकल्स। कॉकरोच में क्या होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं, और जो स्पेरिकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जो स्पेरिकल्स होते हैं नेटवर्क होता है स्पेरिकल्स का, ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ट्रैका। इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है। द ऑक्सीजन इज सर्कुलेटेड टू द एंटायर बॉडी ऑफ द इंसेक्ट थ्रू ट्रैकिया। चलिए अब हम बात करते हैं गिल्स के थ्रू किस में होता है रेस्पिरेशन। तो फिशेस जो होती हैं डिफरेंट टाइप की, उनमें सभी में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। लेकिन व्हेल और कुछ अदर्स सरफेस पर होल होते हैं, इनके गिल्स होते हैं, है ना, तो उसके थ्रू रेस्पिरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो प्लांट में 3 टाइप से रेस्पिरेशन होता है, 3 ऑर्गन होते हैं मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनके अंदर स्टोमेटा, छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र मतलब होल, छोटे छोटे से, जितने हमारे रोम से दिखते हैं, हमारी बॉडी स्कैन में छोटे छोटे से रंध्र दिखाई देते हैं, इसी तरह से स्टोमेटा लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों साइड होते हैं, जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो स्टोमेटा इस आकृति का होता है। जब ज़्यादा धूप निकलती है तो इस तरह से खुल जाते हैं, और जब थोड़ी धूप निकलती है तो इस तरह से हो जाते हैं। चलिए, प्लांट्स में 3 मेन ऑर्गन होते हैं। पहला तो है स्टोमेटा, है ना, सेकंड इज लेंटिसल, लेंटिसल मतलब जो स्टेम्स में होती हैं छोटे छोटे से रंध्र, और रूट हेयर सेल्स। जो प्लांट्स में रूट होती हैं उनमें हेयर पाए जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, रूट हेयर, रूफ हेयर लिखा है यहाँ, लेकिन ये गलत है, आप इसको रूट हेयर ही पढ़ेंगे। क्या, रूट हेयर, बालों में पाए उसके बाल, रूट के बाल होते हैं, जो रूट्स। चलिए, एयर स्पेस होता है इनमें कहीं कहीं, तो वो स्पेस एयर को एब्जॉर्ब करती हैं। अब हम बात करते हैं, तो इस तरह से एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, उनमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं। कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो भी सरफेस के थ्रू, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। ओके गाइस, सो योर चैप्टर हैव completed, and read and recall yourself, and also keywords to read and recall
and new words like keyword. So this is do yourself.